चलिए आज का पेपर आप लोग के सामने है। 20 जनवरी 2023 का पेपर लेकर के आए हैं और एक साथ में सीडीपी और मैथ कर लिया जाएगा इसमें, ठीक है। मैथ पेडागोजी। चलिए शुरू करते हैं फटाफट और ट्रिक लगाएंगे। टैग वर्ड कोशिश करिएगा कि फटाफट हो, ठीक है, समय कम लगे। प्रथम प्रश्न है कि विकास शीर्षगामी सिद्धांत क्या करता है? हाँ, विकास जो होता है वह सिर से पैर की ओर होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अस्थूल गति कौशल का उदाहरण है? अस्थूल बोलते हैं जिसमें शरीर का बड़ा भाग काम करे उसको अस्थूल कौशल, जिसमें छोटा भाग बोले तो उंगली काम करे उसको सूक्ष्म कौशल। इसमें बताइए बड़ा भाग कौन होगा? फुटबॉल को धक्का मारना। सुई में धागा पिरोना कौन सा कौशल? सूक्ष्म कौशल। लिखना कौन सा कौशल? धागे में मोती पिरोना। सब में उंगली का काम जिसमें होता है वह सूक्ष्म कौशल कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, और एक कथन कारण है, कहता है कि विद्यालय बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समाजीकरण का द्वितीय संस्था है ना। कारण कहता है कि धार्मिक संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक कारक है, ये द्वितीय है। क्या है? धार्मिक जो होता है वह द्वितीय है, इसमें कर प्रथम है। तो ये तो सही गया, लेकिन बी क्या हुआ? तो हम लोग जाएंगे कहाँ? सी पर चलेंगे। अगला प्रश्न आइए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं? देखिए, तर्क की बात जीवन में मैं आपको टैग वर्ड बताया था कि तर्क कभी भी आ गया तो मूर्त के लिए आएगा, तार्किक भी आएगा तो मूर्त होगा, लेकिन यही तर्क में रहता अमूर्त तक तो हो जाता औपचारिक। लेकिन ये तर्क बोल दिया तो यही जाएगा मूर्त संक्रियात्मक ही। और इसका एज 7 से लेके कितना होता है? 11 वर्ष, नहीं ना होता है। अगला प्रश्न आइए, कहता है कि बच्चे जब नई जानकारी से सामना करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचनाओं का संशोधन कर लेते हैं। तो जीन पियाजे की शब्दावली में यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जिसमें संशोधन की बात करें, परिवर्तन की बात करें, एक ही टैग वर्ड है। संशोधन या परिवर्तन या बदलाव की बात करें, उसमें पियाजे के अनुसार समायोजन होता है। क्या होता है? समायोजन होता है। उत्तर आपका चला गया बी पर। कोई दिक्कत नहीं ना है? एकदम प्रेम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। समावेशन में जिसमें परिवर्तन नहीं हो, जिसमें बदलाव नहीं हो, वह समावेशन कहलाता है। जिसमें बदलाव हो समायोजन कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस संप्रत्यय की व्याख्या लेई वाइगोस्की ने नहीं की है? तो वाइगोस्की साहब कौन से नहीं किए हैं? सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, ये लेई वाइगोस्की साहब का नहीं है, ये आपका गलत दे रहा है, ठीक है। समीपस्थ आता है वाइगोस्की का, निजी वाक वाइगोस्की का, पारवर्ड वाइगोस्की का, लेकिन सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास ये वाइगोस्की साहब का नहीं है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ा दीजिए। प्रश्न कहता है कि लेई वाइगोस्की के अनुसार, सुनिएगा अच्छा लगेगा आप सभी को, लेई वाइगोस्की के अनुसार डैश हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं और चिंतन प्रक्रियाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाइगोस्की साहब तो समाज के लिए स्पेशल बने हैं ना, तो हम लोग समाज ही मान देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर पियाजे की बात करता तो क्या होता? स्कीमा। क्या होता? हाँ, स्कीमा होता। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है? हाँ, कोलबर्ग साहब बताए हैं कि सबसे पहले जो आया वह पूर्व परंपरागत आया। आप पूर्व को हटा दीजिएगा तो होता है परंपरागत, द्वितीय लेवल, और उसमें उत्तर लगा दिए तो तृतीय लेवल, है ना। फर्स्ट लेवल पूर्व, दूसरा का परंपरागत, है ना, और तीसरा आपका हो गया उत्तर परंपरागत। कोई दिक्कत नहीं ना है, केवल लेवल में पूछ दिया, वो प्रश्न हो गया, बहुत आसान कर दिया। कहता है कि प्रगतिशील शिक्षा सुझाती है कि
डैश शैक्षणिक नियोजन का केंद्र होना या होनी चाहिए। परीक्षा तो नहीं होना चाहिए ना केंद्र, अध्यापक भी केंद्र नहीं माना जाता है, ना ही माता पिता। विद्यार्थी को केंद्र मान करके पढ़ाई कराया जाए तो वो जो कक्षा होगा कैसा कक्षा होगा, प्रगतिशील कक्षा होगा या शिक्षा होगा। अगला प्रश्न, हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए। हाँ, अगर आपके पास आप अच्छा कवि है, अच्छा लेखक बनना चाहते हैं तो आपके पास भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो आपका उत्तर होगा भाषाई बुद्धि। तो आपको आज पता चला कि लेखक और कवि के पास कैसा बुद्धि, भाषाई बुद्धि, जो अपनी भाषा से अपने लपेटे में ले ले, अपने भाषा से किसी को रुला दे, उसको कहते हैं भाषाई बुद्धि। ठीक है, अगला प्रश्न, कथन कहता है एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को दी गई समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों का मौखिकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सही बात है। कारण है कि भाषा सोच का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में होते हैं। यह भी बात सही है, स्वतंत्र रूप से, लेकिन नहीं, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भाषा और सोच क्या है, जो सोचिएगा वही ना बोलिएगा। आयकार स्वतंत्र है, जुड़ा हुआ है, तो मतलब ए सही जा रहा है और आर गलत है। तो आपका उत्तर क्या होगा, सी होगा। मजा आएगा अगर आप अच्छे से पढ़े कोई भी प्रश्नों को। 12 नंबर प्रश्न है कि आपकी कक्षा में जब कोई लड़का रोता है तो दूसरा विद्यार्थी उसे यह कर चिढ़ाता है कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के नहीं रोते, है ना। यही बात हो गया ना, मर्द को दर्द नहीं होता है। चाकू भोंक दीजिए, कहेगा मर्द को दर्द नहीं होता, होगा, हो दर्द होगा कहीं नहीं। वही बात यहाँ भेदभाव हो रही है, तो उत्तर क्या होगा, लैंगिक रूढ़िवादिता। जहां भी भेदभाव हो जाए उत्तर आपका होगा डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस नजरिए से देखना चाहिए। देखिए, जो भी बच्चा विविधता है एक प्रकार का संसाधन का काम करता है। मतलब विविधता कभी भी आ गया तो आंसर क्या होगा बताइए, विभिन्नता कभी भी आएगा तो संसाधन का काम करता है। क्या हुआ, तो इसमें तो है नहीं, विकास की प्रक्रिया एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप से है। यही आपका उत्तर हो जाएगा बी। ए क्यों नहीं हुआ, ए में आपका बाधा है, सी में क्या है असमान व्यवहार नेगेटिव है, डी में क्या है अभिसारी चिंतन नेगेटिव होता है। तो कहिएगा सर अभिसारी नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्या होता है, तो अपसारी, अपसारी रहेगा वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। मूल्यांकन के लिए क्या सही नहीं है भाई, हाँ, मानकीकृत वर्ड कभी भी सही नहीं जाता है। तो हम लोग चले जाएंगे सी वाले ऑप्शन पर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए, समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। आसान प्रश्न है। शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न बच्चों में रचनात्मकता और समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, तो बताइए। हाँ, आपका नाम क्या है, तो एक बोल देगा कि हमारा नाम जो है फलना है, एक शब्द वाला नहीं होगा। देखिए, ऐसे उत्तर मारिए जिसमें बहुत सारा आंसर जवाब दे बच्चा, तो आप अपने शहर में प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं। और इसी पर एक प्रश्न बना था कि हामिद ने मेला से क्या खरीदा था, या हामिद की जो कहानी है अपने शब्दों में सुनाइए। तो अपने शब्दों वाला अच्छा होता है, बच्चा सोच सोच के बताएगा कि ऐसे ऐसे घटना हुआ था, उसका विचारों का अभिव्यक्ति होगा, बोल पाएगा आपके सामने। ठीक है, आगे बढ़िए। हाशिए परिस्थिति समूह से आने वाले विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए।
फर्स्ट में क्या गलत बोल दिया, अर्थहीन नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। और सी में क्या गलत है, अब बचना भी दिया हुआ है और नकार देना भी नेगेटिव है। और डी में बताया आप लोग कमतर वर्ड नेगेटिव होते हैं, तो आप नेगेटिव पॉजिटिव से भी इस प्रश्न को हल कर सकते थे, ठीक है। उत्तर आपका बी पर चला गया। हालांकि स्वलीनता, देखिए स्वलीनता एक ऐसा प्रश्न है ना, आप लोग सीटेट एग्जाम देने जाने वाले हैं तो स्वलीनता वाले जितने प्रश्न है कर लीजिएगा तो एक प्रश्न टकराएगा, प्रत्येक साल एक स्वलीनता का प्रश्न मिल जाएगा, लेकिन हमेशा उत्तर अलग अलग होता है। कहता है हालांकि स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों के विशिष्ट क्षेत्रों में चुनौती महसूस करते हैं, फिर भी उनमें सामान्यतः डैश का सामर्थ्य होता है। जो बच्चा स्वलीन होता है वह किसी की बात सुनता नहीं है, लेकिन जो चीज़ में वह स्वलीन होगा, जो चीज़ में वो लीन होगा, जैसे कि मोबाइल चलाने में वो लीन होगा तो मोबाइल का जानकारी उसके पास अच्छा होगा, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा, बारीकी जानकारी पर ध्यान देता है, इसीलिए बच्चा स्वलीन हो जाता है। कोई बच्चा पबजी खेल रहा है, उसको अच्छा खूब ज्ञान है, चिल्ला के रजिएगा सुनेगा नहीं, लेकिन उसके बारे में बारीकी से पूछिएगा कि पबजी में जो ये गन है उसमें गोली कहाँ से भरेंगे तो फटाफट बताएगा, ये मैगजीन है यहाँ से गोली लेंगे, है ना, इतना खरीदारी करेंगे, तो पूरा बताएगा आपको। तो बारीकी से जानकारी रखता है, तो स्वलीन वाली बात कभी भी पूछेगा तो उसमें सबसे अच्छा गुण क्या होता है, तो उसके पास जानकारी क्या होता है, बारीकी से जानकारी होता है। और एक आंसर जाता है कि उससे बात कर पाइएगा, नहीं कर पाएगा, मतलब कि संप्रेषण में बाधा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, संप्रेषण बाधित हो जाता है। अगला प्रश्न है कि पठन वैकल्य एक डैश है, जिसको पढ़ने में दिक्कत होती है, जिसको पढ़ने में कठिनाई है उसको पठन वैकल्य, तो इसमें क्या होगा, विशिष्ट अधिगम कठिनाई के अंतर्गत आता है। नहीं है तो वही मारेंगे ना, अधिगम माने सीखने में कठिनाई। अगला प्रश्न है कि दृष्टिबाधित से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन निम्नलिखित में कौन सा कारक बाधा बन जाता है। जो बच्चा देख नहीं पाता है उसको नोट्स दे दीजिएगा, देख पाएगा नहीं देख पाएगा, उत्तर आपका हो जाएगा बी, सबसे बड़ा बाधा उसके लिए है नोट्स। अगला अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ADHD, और इस बच्चा को कहते हैं हमारे ठेठ भाषा में कि वैसा बच्चा जो क्लास में बैठा है लेकिन उसका मन एक जगह टिक नहीं रहा है, किसी को चूटी काट ले रहा है, किसी को तुरंत मार दे रहा है, कभी किसी को तंग कर रहा है ना, उसी को कहते हैं अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता वाला बच्चा। तो अक्सर वो क्या दर्शाता है, आवेगशील, माने हमेशा आवेगे में रहता है, किसी को मार दे, है ना। उत्तर आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, आ जाइए अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है कि अर्थपूर्ण अधिगम हेतु विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से ज्ञान सृजन करने के बहुताय अवसर प्रदान करने चाहिए। अच्छी बात है, हाँ, अगर आप अर्थपूर्ण अधिगम कराना चाहते हैं तो बच्चा को अवसर देना पड़ेगा, अवसर दीजिएगा तभी कर पाएगा। कारण कहता है कि अधिगम ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया है, सक्रिय होता है, यहाँ क्या वर्ड निष्क्रिय, आपका गलत हो गया, उत्तर आपका कहाँ जाएगा, ए सही और आर गलत। अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु को कैसी होनी चाहिए भाई, विषय वस्तु को कैसा होना चाहिए, आसान एवं अत्यधिक सरल नहीं, विद्यार्थियों के सामाजिक संस्कृति परिवेश से संबंधित होनी चाहिए, सबसे अच्छा यहाँ है, बाकी सारे वर्ड में नेगेटिव है, ठीक है, उत्तर आपका सी पर जाएगा। अगला प्रश्न है, सुनिएगा ध्यान से, कि आप खुद की सोच प्रक्रिया पर चिंतन करना क्या कहलाता है। अपनी खुद की सोच की प्रक्रिया पर चिंतन कर रहे हैं, अपने आप पर, तो अभिसंज्ञान,
अपने आप पर करेंगे तो उसको आता है अभिसंज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, उत्तर आपका बी पर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम के सामाजिक संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा तरीका अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है? कौन सा होगा? हाँ, प्रभावशाली नहीं है, नेगेटिव पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन में भी नेगेटिव है, निष्क्रिय वर्ड है तो ये आपका क्या होगा? नेगेटिव। उत्तर आपका डी पर चला जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशल के विकास के लिए निम्नलिखित में किसे बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है? अगर समस्या समाधान को करना है, समस्या समाधान को क्या कहते हैं जानते हैं? सृजनात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, समस्या समाधान कौशल या सृजनात्मक वर्ड आएगा तो आप सारी चिंतन मारेंगे, पॉजिटिव वर्ड होता है। ठीक है, उत्तर आपका सी पर चला गया। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाओं से अध्यापक को किस प्रकार निपटना चाहिए? वैकल्पिक अवधारणाओं से किस प्रकार आप निपटिएगा? फर्स्ट में क्या नेगेटिव है? अनदेखा कर देना चाहिए, नेगेटिव वर्ड है। बी क्या सही है? बी सही है। उसे ठीक तरह से समझना चाहिए क्योंकि वे अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है, तो ठीक है। सी में क्या सी में आपका कठोरता नेगेटिव है। डी में क्या नेगेटिव वर्ड है? नामीकरण वर्ड आपका नेगेटिव है। उत्तर आपका क्या हो गया? बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे बढ़िए। 27 कहता है, विद्यार्थी निम्नलिखित में क्या महसूस करेंगे यदि वे यह विश्वास करने लगे कि उनके प्रयासों का कार्य के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा? क्या होगा उत्तर? हाँ, देखिए आप कितनों भी प्रयास कर लीजिए, जो बच्चा अधिगम के लिए असक्त है, असाध्य है, अपने आप को मान लिया कि हम पास नहीं करेंगे तो हम पढ़वे नहीं करेंगे, आप क्या कर लीजिएगा? तो कोई कुछ कर पाएगा? तो आपका उत्तर क्या होगा? ए हो जाएगा सबसे बेटर उत्तर। 28 नंबर प्रश्न है, आइए। निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक मने क्या होगा? अंदर से प्रेरित। हाँ, तो ज्ञान प्राप्त के लिए अगर चर्चा में कोई भाग ले रहा है तो समझिए कि वो भाई अंदर से प्रेरित। कहीं मान लीजिए मीटिंग चल रहा है, चुनाव का भी समय है, अभी चल रहा है मोदी जी और कांग्रेस की और केजरीवाल, इस प्रकार का चल रहा है ना पार्टियों में। अब जिसको जिसमें इंटरेस्ट है, यहाँ एक जगह मीटिंग चल रहा है और उस मीटिंग में आदमी जा रहा था, उसमें घुस करके लगा चर्चा करने की, ना मोदी जी ठीक है, एक आदमी बोला कि ना तेजस्वी ठीक है, एक बोला कि केजरीवाल ठीक है, तो उसमें घुस करके अपने आप से बोलचाल करने लगा, तो क्या है वो? अंदर से क्या है वो? प्रेरित है। उसी को कहते हैं अभिप्रेरणा ना। उत्तर आपका होगा ये। नेक्स्ट, एक अध्यापिका को अपने अधिगमकर्ता में से किस प्रकार के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए? हाँ, ये बहुत मजेदार वर्ड है। महारत हासिल करने के लिए आपको उन्मुख लक्ष्य चाहिए। अब कितने लोग कहते हैं कि महारत वर्ड नेगेटिव है, लेकिन महारत कभी नेगेटिव नहीं जाता। महारत आएगा तो उसमें उन्मुख लक्ष्य रहेगा। ठीक है, ये वर्ड काफी मजेदार है। बी में क्या नेगेटिव है? परिहार वर्ड। परिहार वर्ड कभी सही नहीं जाता है, उस वर्ड को आप छूइएगा नहीं। फिर सी में क्या नेगेटिव है? प्रदर्शन। प्रदर्शन वर्ड आएगा वो गलत होगा। डी में भी फिर आ गया परिहार, वो आपका नेगेटिव। दिशा ठीक ठाक है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए? देखिए, अभिसंज्ञान तो ठीक ठाक है, चिंतन बच्चा को करवाएंगे, सृजनात्मक ठीक है, अधीनता उन्मुखी वर्ड आप नेगेटिव लिख लीजिएगा। इस वर्ड को नहीं लिखिएगा नेगेटिव तो आपको दिक्कत कर देगा बाद में। उत्तर आपका हो गया डी। ठीक है। 46 नंबर प्रश्न है मैथ पेडागोजी का, और ये प्रश्न कहता है कि नहीं दो संख्याओं का कुल योगफल एक प्रकृत संख्या है, तो प्रकृत संख्याओं का इस गुणन को किस रूप में जाना जाएगा? सनवरक गुण। और सनवरक गुण का ट्रिक है
जो आप कभी नहीं भूलिएगा, एग्जाम में अगर आ गया तो कहेगा कि दो प्रकृत संख्या के जोड़ने पर प्रकृत संख्या आता है। मतलब क्वेश्चन समझने का तरीका क्या है, कहेगा प्रकृत संख्या, या तो गुना करेगा तो कहेगा फिर प्रकृत संख्या, है ना। मतलब दो प्रकृत संख्या को जोड़ने पर क्या आता है, प्रकृत आता है। दो प्रकृत संख्या को गुना करने पर क्या आता है, प्रकृत संख्या। माने ई करने पर प्रकृत संख्या आता है, माने प्रकृत संख्या करने पर प्रकृत संख्या आता है। तो हमेशा संवरक गुण जाता है सही। क्या जाता है, संवरक गुण जाएगा सही। संवरक गुण हो गया। अब अगला प्रश्न है, शिक्षक एक बच्चे को चतुर्भुज बनाने और फिर उसे समांतर चतुर्भुज में परिवर्तित करने के लिए कहता है। मैंने टीचर क्या बोला कि एक चतुर्भुज बनाओ और फिर उस चतुर्भुज को क्या कर दो, समांतर चतुर्भुज में बदल दो। बच्चा यह कर देता है, वह बच्चा वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर में होगा। जब बच्चा कर दे रहा है तो विश्लेषण कर लेगा तब ना, चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में अंतर कर पाता है तभी जाकर के उससे होगा। उत्तर आपका होगा विश्लेषण स्तर। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, काफी बड़ा बड़ा प्रश्न है। प्रश्न कहता है, राष्ट्रीय पटचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे गणित में आनंद ले सके, इसके लिए क्या करेंगे बताइए। बच्चा फर्स्ट में क्या भाई गलत है कि नहीं छुए आप लोग, अभ्यास। प्रत्येक पाठ में अभ्यास के लिए अतिरिक्त प्रश्न सम्मिलित किया जाए, यहाँ अतिरिक्त भी अलग से अभ्यास के लिए गलत बात है। चलिए बी में क्या नेगेटिव है, अभ्यास नेगेटिव जा रहा है ना, और सी में भी नेगेटिव है क्या, कठिन विषयों को सम्मिलित नहीं करना। करना है भाई, कठिन को भी करना है, ऐसा नहीं है। तो डी हो गया कि विद्यार्थियों के वास्तविक एवं दैनिक जीवन हो, तो आप लोग इसको तो एक बार में देख करके कर दिए होगा ना। वास्तविक एवं दैनिक जीवन के अनुभव एवं गणित पटचर्या में भाग होना चाहिए। उत्तर आपका डी। और अगला प्रश्न है, सुश्री रूही प्राथमिक कक्षा की गणित शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को दी गई समस्याओं को हल करने के बाद उनके उत्तरों को समझाने के लिए कहा। मैंने पहले टीचर बता दिया, अब बोला कि तुम समझाओ, ठीक है। तो विद्यार्थी द्वारा दिए गए प्रत्येक सही या गलत उत्तर के लिए वह यही करती है। सुश्री का उद्देश्य क्या है, क्या करेगा वो सही गलत के लिए। हाँ, उत्तर पर पहुंचने के लिए समस्या को हल करते समय अपने विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया को समझाना, ठीक है। ये आपका उत्तर ए पर जाएगा। अब बी क्यों नहीं हुआ, बचत करना, समय की बचत बोल रहा है ना। और सी में क्या है, अंग्रेजी भाषा, कोई खास भाषा पर नहीं जाना है। डी में क्या गलत है, निरीक्षण के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। निरीक्षण या परीक्षण, ये दोनों वर्ड बच्चा के लिए नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी कर सकते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से प्राथमिक स्कूल के बच्चों में गणितीय संप्रेषण के कौशल में वृद्धि करने का तरीका है। फर्स्ट है, शिक्षक द्वारा हल किए गए आदर्श समस्या पर आधारित समस्या को हल करने के लिए अवसर उपलब्ध करना। आदर्श समस्या, यहाँ आदर्श वर्ड ही नेगेटिव, सीधा बोलता समस्या पर तो ये सही जाता, बात समझे। लेकिन आदर्श लगा देगा, हाँ, एक मैंने आदर्श पर आप अवसर दीजिएगा, जो खराब है उस पर अवसर नहीं दीजिएगा, मतलब आप टीचर नहीं है अच्छे, तो ये गलत हो गया। बी बोला कि बच्चों को स्पष्ट अभिव्यक्ति तरीके से सूचना को निरूपित करने के लिए कहना, ये आपका उत्तर बी पर जाएगा। और सी बोल रहा है बच्चों को अपने सरल निष्कर्ष निकालने और अपने तर्क को समझने के अवसर उपलब्ध कराना। क्या बी सी में कहीं भी खराब बात बोला है, कहीं भी एगो नेगेटिव वर्ड जो बच्चा को ठेस पहुंचे नहीं बोला है। उत्तर आपका जाएगा बी पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पटचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षा
का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपयुक्त कथन का अर्थ सबसे उपयुक्त रूप से परिलक्षित होता है? 51 का उत्तर करें। तो बच्चे कितना गणित जानते हैं इस पर बल देने के स्थान पर यह जानना महत्वपूर्ण है कि बच्चे गणितीय चिंतन और अमूर्त विचारों को समझने की योग्यता कैसे विकसित किया जाए, ये बेटर है। कह रहा है कि बॉल देने के स्थान पर, माने बॉल देना नेगेटिव होता है ना, तो कह रहा है कि बॉल देने के स्थान पर जरूरी क्या है कि बच्चा कितना चिंतन कर पा रहा है, इस पर ध्यान देना। ये अच्छी बात हो गई ना। ये आपका उत्तर ए सही जा रहा है। बी में आपका केवल वर्ड है तो हम इसको नहीं छुएंगे। और डी सी में बताए क्या नेगेटिव है? रोजमर्रा के जीवन में उपयोगी अतः गणितीय प्रश्न को हल खोजने के लिए बच्चे के मस्तिष्क का गणितीयकरण करना, ये मस्तिष्क का गणितीयकरण करना। और डी में क्या है? अधिकतम, अधिकतम वर्ड आपका नेगेटिव वर्ड होते हैं, तो इस प्रकार से आप भी कर सकते थे। इसलिए देखिए अब टोटल ऑप्शन को टच कर रहे हैं ताकि आप गलती ना करें। आगे आपका भिन्न वाला प्रश्न। कहते एक बालिका भिन्न का योग पर एक सवाल को इस प्रकार से हल किया। देखिए बच्चों को लघुत्तम नहीं आता है, तब ने 2 और 3 को जोड़ के क्या कर दिया है? 5 कर दिया है। लघुत्तम ना होता है भाई, और 2 3 को जोड़ के क्या कर दिया है? 5 कर दिया है। तो आप यदि टीचर होते तो सबसे उपयुक्त, सबसे कम उपयुक्त क्या है इसमें? नेगेटिव बताना। फर्स्ट बोला कि बालिका 2 भिन्न योग के कलन विधि के बारे में नहीं जानता है, बात तो सही है। बालिका लघुत्तम समापत्ति की नहीं जानता है, ये भी सही है। बालिका समतुल भिन्न के बारे में नहीं जानता है, ये भी ठीक है। बालिका संख्या के योग के बारे में नहीं जानता, संख्या के योग के बारे में जानता है लेकिन भिन्न के योग नहीं जानता है। डी वाला ऑप्शन हो। देखिए पढ़ के सही से 52 का, 52 का डी में बोल रहा है कि बालिका संख्या के योग के बारे में नहीं जानता। संख्या के योग के बारे में तो बच्चा जानबे करता है, तब न 2 को 3 को 5 को जोड़ दिया है। क्या समझे? अगर नहीं जोड़ ले रहा था सही से तो ना होता। तो ये नेगेटिव आपका तो डी हो गया, इसमें पकड़ने वाली बात है। हाँ डी होगा। जान रहा तब न जोड़ा। 53 नंबर प्रश्न पढ़ाइए कि प्राथमिक कक्षा की गणित की एक शिक्षिका के रूप में निम्नलिखित में कौन से उदाहरण को अपने विद्यार्थियों की गणित निरूपण की क्षमता को आंकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानेगी? सबसे ज्यादा उपयुक्त कैसे मानेगा? संख्या को निरूपित करने के लिए संख्यांक अंकों का उपयोग करने की क्षमता, ये तो बात ठीक है। और बारंबारता बंटन, देखिए बारंबारता बंटन 10वां क्लास में पढ़ाई होता है। बारंबारता किस में पढ़ाई होता है? हाँ 10वां क्लास में आप लोग बारंबारता पढ़े होइएगा। ये हटा लीजिए। आंकड़ों के निरूपण के लिए चित्रलेख बनाने की क्षमता, ये ठीक ठाक है। एसी, गर्मी का मौसम है, एसी लगाइए, आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, जवाब देने की कोशिश जरूर करिएगा। बच्चा से देखिए गलती क्या हो रहा है। टीचर कह रहा है कि जब 109 को लिखने के लिए कहा गया तब प्राथमिक कक्षा बोले तो एक से लेके 5वां क्लास के बच्चा क्या कर दिया? 19 लिख दिया। माने आप बोले कि 109 लिखो तो समझा क्या? 10 और 9 19 लिख दिया। तो निम्नलिखित में कौन सा विद्यार्थी द्वारा त्रुटि के संदर्भ में सबसे उपयुक्त है? माने बच्चा जो त्रुटि किया है बताइए, क्या नहीं आ रहा है उसको? शून्य के स्थान के रूप में समझाते हुए स्थानीय मान की अवधारणा को आप क्या करिएगा? दोहराइएगा, तबे जाकर के बच्चा वो सीख पाएगा। उत्तर आपका क्या होगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है कि कथन कहता है कि बच्चों को गणित, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थान जुड़ने के अवसर को उनके गणित के प्रति रुचि एवं सकारात्मक मनोवृत्ति निर्माण के लिए संभव रूप से देखा जा सकता है।
तो क्या देखा जा सकता है, आप सभी बताएंगे। सही है, परंतु प्राथमिक कक्षा के पाठ्यक्रम के लिए उपयोगी नहीं किया जा सकता। तो भाई ये आपका गलत हो गया। फर्स्ट क्या नंबर प्रश्न था? 55 नंबर था। तो एक में तो भाई गलत बोल दिया। सही है, क्योंकि प्राथमिक स्कूल के बच्चों में गणित के प्रति रुचि प्रोत्साहित करने के लिए अवसर प्रदान करने की जरूरत। देखिए इसमें प्रोत्साहित भी वर्ड है, रुचि भी वर्ड है, अवसर भी वर्ड है। भाई इतना अच्छा अच्छा वर्ड दिया है तो आप ही लोगों के लिए दिया है ना। अगला है कि कहता यदि 10 7 से बड़ा है तो 11 8 से बड़ा है। तो कथन प्रतिस्थिति डैश है, आपको समझ के लिख देना है। 11 8 से बड़ा नहीं है तो 10 7 से बड़ा नहीं है। अब आप लोग कहेंगे सर समझ में नहीं आया। आया समझ में? और एक बार बोलिए हाँ या ना। नहीं आया। सुनिए ध्यान से, उल्टा लिखना। लिखा हुआ है प्रतिस्थिति माने उल्टा, माने है जो बतवा लिखा है ना 10 7 से बड़ा है, इसका उल्टा क्या होगा? 7 10 से बड़ा है, या 10 7 से बड़ा नहीं है। नहीं लगा दीजिए ना, इसी में हो गया बात। तो ये आपका उत्तर कौन हो जाएगा? प्रतिस्थिति कभी भी बोल दिया तो उसको उल्टा लिख दीजिए। 11 8 से बड़ा नहीं है, 10 7 से बड़ा नहीं है। नेगेटिव प्रश्न क्या? अब तो दिक्कत नहीं होगा। कंट्रा पॉजिटिव लिखा हुआ है, ये भी वर्ड को याद रखिएगा। जीवन में एक कंट्रा वाली बात आ गया, प्रतिस्थिति वाली बात नहीं लगा दीजिए, हो गया उत्तर। अब समझ में आया? आ जाइए 57 नंबर प्रश्न पर। कहता है कि क्रम में बताइए, क्रम में व्यवस्थित करिए। 57 नंबर को क्रम में बताइए पहले कौन होगा। पहले आप टीचर है, देखिए इसमें तो सब ए दे दिया है हो छपाई में बड़ा गलती किया है। ए देना चाहिए, बी में बी है, सी है, डी है ना। हाँ देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोती लेंगे, टंकन लेंगे, कोई ऐसा चीज लेंगे जो हाथ में बच्चा को दिखा देंगे। तो पहले आप सी वाला लेंगे। उसके बाद में हम इकाई दहाई उसको बताएंगे कि एगो संख्या उठाएंगे ना कोई चीज को तो कहेंगे इकाई हुआ, 2 गो गोली उठाएंगे तो बोलेंगे कि दहाई हो गया ना, तभी ए ले लेंगे। और उसके बाद में आप क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या में इकाई दहाई को निरूपित करना, तब निरूपित कर देंगे। और लास्ट में आप क्या काम करेंगे, संख्या को विस्तार रूप से लिख देंगे कि जाओ भाई हो गया काम खत्म। उत्तर आपका डी पर चला गया। कोई दिक्कत ना हुआ? अरे नहीं होगा। 60 प्रश्न प्रत्येक दिन हो जाए, मजा आ जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल सिद्धांत के अनुसार सभी विद्यार्थियों द्वारा डैश तक बुनियादी साक्षरता, बुनियादी माने जानते हैं निपुण भारत, है ना। निपुण भारत में जैसे ही प्रश्न आता है बुनियादी आता है, तो बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक उपलब्धि सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। कितना क्लास तक? पहला से लेकर के तीसरा क्लास के बच्चा तक को बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान उपलब्ध कराना है, या उसको बोलते हैं निपुण भारत। 2000 कब तक? 26 तक। कब तक? 2026 तक, पहला से लेकर के तीसरा तक। तब 1 साल बढ़ा देगा, सरकार के ऊपर है, जब नहीं हो पाएगा तो 1 साल बढ़ाएगा ना। अगला प्रश्न है अंतिम, और अंतिम से सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक कक्षा के अधिगमकर्ताओं को मापन की अवधारणा प्रस्तुत करने की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है? मापन के लिए सबसे अच्छा कौन है? पाठ पुस्तक की लंबाई मापने के लिए स्केल पैमाना, गलत बात। सबसे अच्छा है कि बच्चों को तराजू पर लकड़ी के डेस्क या वजन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कहिए। डस्टर की तुलना में भारी हल्की, मतलब उसके सामने में जो बच्चा का चीज दिखाई दे रहा है उसी को तौलवा दीजिए, किताब को तौलवा दीजिए, डस्टर को, खली को, है ना। तो मापन के लिए सबसे बेटर आपका वही है, बी होगा। और आज का ये अंतिम प्रश्न है, और ये भी प्रश्न कूट के हिसाब से खत्म होने जा रहा है। यह प्रश्न क्या कर रहा है, कक्षा श्री, एक सेकेंड,
श्री जफर कक्षा 1 के शिक्षक गणित में बच्चों के अधिगम को आंकने के लिए पेपर टेस्ट की बजाय मौखिक प्रश्न पूछने के लिए अधिमान देते हैं, तो निम्नलिखित में कौन सा दिए गए संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? पेपर पेंसिल के लिए कह रहा है। ये बोला कि बच्चों को अधिगम के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं तथा उनका उपयोग अपने शिक्षण शास्त्र को बेहतर बनाने के लिए कर सकता है। बात सही, इसमें कोई नेगेटिव बात बोला ही नहीं। बी बोला टेस्ट पेपर कॉपी जांच वाला नेगेटिव होता है, और काफी समय बचा सकते हैं। भाई पढ़ाई कर रहे हैं, बचाने की क्या आवश्यकता है। ये बच्चों में गणितीय संप्रेषण कौशल वृद्धि करने में सहायता करता है। ये अच्छा वर्ड है, मध्यम मार्ग। तो आपका एसी लगा दीजिए फिर से। उत्तर आपका डी। और अधिकांशतः एक सीक्रेट बात है, अधिकांशतः एसी वाले जो ऑप्शन होते हैं वो सही जाते हैं, एसी। लेकिन फिर भी हम लोगों के भाई क्या कर्तव्य है कि टोटल क्वेश्चन को देखें, नेगेटिव पॉजिटिव तभी करें, नहीं आए तब ये सब तुक्का वाला इस्तेमाल करें। तो यही समाप्त करते हैं इसको।